मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं लुइस को, जो अपनी बचपन की दोस्त और क्रश वेना से बात कर रहा था फोन पर, वो भी सुबह के 3 बजे। ये समर वेकेशन में अपने घर जा रहा है फ्लाइट से, लेकिन वेना ने बताया कि उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो चाहती है कि रास्ते में ये उसे भी पिक कर ले। पर दिक्कत यही है कि ये रास्ते से नहीं जा रहा, ये जा रहा है प्लेन से। अब कोई और होता तो साफ बोल देता कि मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, तुम्हें पिक नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम में पड़ा पुरुष क्या करेगा वो आप जानते हो। उसने हामी भर दी और अब फ्लाइट कैंसिल करके ये रास्ते से ही जाएगा, जबकि कार इसके पास है नहीं, पर उसका भी जुगाड़ ये कर लेगा क्योंकि इतना शानदार मौका ये गंवाना नहीं चाहता। सुबह होते ही उसने सबसे पहला काम यही किया कि एक सेकंड हैंड कार बाय कर ली और सेम यही कार रखी थी इसके रूम में। पूरा एक्साइटेड होकर वो निकल पड़ा और रास्ते में वो रुका एक गैस स्टेशन पर। वहाँ से वो अपनी मॉम को फोन करके बता रहा था कि मैं फ्लाइट के बजाय आ रहा हूँ कार से। उसे लगा कि उसकी मॉम चौंक जाएगी, लेकिन मॉम ने उल्टा उसे ही चौंका दिया, ये बताकर कि इसका बड़ा भाई फुलर फिर से अरेस्ट हो चुका, इस बार सॉल्ट लेक सिटी में। अब क्योंकि ये बाय रोड आ रहा है तो इसका क्या फर्ज बनता है अपने भाई को भी साथ में लाना। उसका मन नहीं मान रहा था, लेकिन किसी तरह अपने मन को मारकर वो अपने रूट से उल्टा मुड़ गया बीच हाईवे में, जिसके लिए पुलिस ने उसका फाइन किया और साथ में फाइन किया कार की एक खराब टेल लाइट का। और अपने रास्ते से हटकर 200 मील सफर करने के बाद उसने फुलर की जमानत कराई और वो जिस तरह 5 साल बाद दोनों भाई फिर से मिल पाए। यार से मिलना तो ये नहीं चाहते थे। लुइस के घर जाने का प्लान जानकर फुलर भी उसके साथ हो गया, जिससे लुइस निराश था क्योंकि अब इसे वेना के साथ प्राइवेट स्पेस नहीं मिलेगा। बेसिकली इसके सपनों पर पानी फिर गया। फ्लाइट कैंसिल करना, पुरानी कार खरीदना, सब बेकार। ऊपर से फुलर उसे रियलिटी चेक दे रहा था कि कैसे वेना ने इसे सालों से फ्रेंड जोन किया हुआ था, लेकिन उसकी एक डिमांड पर ये पागलों की तरह उसके पास जा रहा है और आखिर में होगा वही जो अब तक हो रहा था। ये सुनकर लुइस ने गुस्से में गाड़ी रोड से उतार कर रोक दी और सीधा उसे वार्न कर दिया कि इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। आगे फुलर ने एक गैस स्टेशन पर रुककर कार में सीबी रेडियो लगवा लिया, जिसका यूज करते हैं ट्रक ड्राइवर्स एक दूसरे से रास्ते का हालचाल पता करने के लिए। इसी बीच लुइस ने वेना को सब कुछ बता दिया और वो भी कल तक रुकने को तैयार हो गई, इसलिए वो खुश होकर निकल पड़ा। उस रेडियो से फुलर का तो अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था। उस पे सब कोड नेम से बातें करते हैं, तो फुलर ने अपना कोड नेम रखा ब्लैक शीप और लुइस का रखा मामास बॉय, और दोनों ही नाम एक्यूरेट हैं। उस रेडियो के जरिए पुलिस का पता करके वो फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे थे, तो भी उनका कांटेक्ट हुआ एक ट्रकर से जिसका कोड नेम था रस्टी नेल, यानी कि जंग लगी कील। वो कह रहा था कि कुछ लोगों को बारिश पसंद है क्योंकि वो सबको अंदर रखती है और आज रात भी बारिश होगी। उसकी क्रीपी बातें सुनकर फुलर के दिमाग में आया एक खुराफाती आइडिया, लुइस से लड़की की आवाज निकलवा कर उसे प्रैंक करने का। इसके लिए लुइस तैयार नहीं था, लेकिन फुलर की जिद करने पर वो लड़की बनकर बातें करने लगा और अपना कोड नेम उसने रखा कैंडी केन। वो रस्टी नेल को सेड्यूस कर रहा था और रस्टी भी पूरी तरह उसकी बातों में खो चुका था। तभी अचानक कनेक्शन टूट गया, जिससे फुलर काफी निराश हुआ क्योंकि इन्हें और मजे लेने थे और फिर रिवील करना था कि यह लड़का है, लेकिन ये प्रैंक रह गया अधूरा। खैर रात रुकने के लिए वो पहुंचे एक मोटेल पर। फुलर अंदर गया तो एक चिड़चिड़ा रेसिस्ट आदमी रिसेप्शनिस्ट से झगड़ रहा था, जिसे समझाने का ट्राई करने पर वो फुलर को ही झाड़ कर चला गया। तभी बाहर अचानक रेडियो में हलचल हुई और वो था रस्टी नेल। वो कैंडी केन को पुकार रहा था, यानी कि अब तक वो इसे ढूंढ रहा है, और इससे तो लुइस भी चौंक गया। लेकिन फुलर के दिमाग में आ चुका था एक और खुराफाती आइडिया। लुइस के जरिए उसने रस्टी को बुला लिया उसी मोटेल के रूम नंबर 17 में जिसमें रुका है वो रेसिस्ट आदमी। उसे मजा चखाने के लिए ये रस्टी का पागल बना रहा है। वो कहता है कि आधी रात में आना एक पिंक शैंपेन लेकर। इसे लग रहा है कि फुल कॉमेडी हो जाएगी अगर वो आया तो। दोनों रूम में चिल कर रहे थे, तभी 12 बजते ही एक ट्रक वहां पर रुका। रस्टी सच में आ गया और अपना प्रैंक कामयाब होता देखकर फुलर काफी खुश था। रूम साथ ही में था, इसलिए वो दीवार पर कान लगाकर सबको सुन रहे थे कि वो रेसिस्ट आदमी रस्टी पर चिल्ला रहा था, लेकिन अचानक आवाजें आने लगी गला घोटने की। लुइस को लगा कि वो आदमी रस्टी का गला दबा रहा है। फुलर इस चीज को इग्नोर कर रहा था, लेकिन लुइस ने जल्दी से रिसेप्शन पर कॉल करके बता दिया कि शायद उस रूम में कुछ हुआ है। तब रिसेप्शन से सीधा फोन गया उस रूम में और फिर दोबारा आया इनके पास। उसने बताया कि उस रूम वाले आदमी ने बोला है कि सब ठीक है। ये पता चलते ही दोनों कंफ्यूजन में सो गए और तभी रस्टी का ट्रक निकल गया। लेकिन अगली सुबह उनसे मुलाकात की पुलिस ने। दोनों को लग रहा था कि शायद रस्टी को कुछ हो गया, इसलिए वो अपना कनेक्शन छुपा रहे थे, लेकिन रस्टी का तो कोई जिक्र था ही नहीं। ऑफिसर पूछ रहा था उस रेसिस्ट आदमी के बारे में क्योंकि वो काफी बुरी हालत में इन्हें पड़ा मिला हाईवे पर। ये सुनकर दोनों चौंक गए क्योंकि इनके हिसाब से तो वो लंबा चौड़ा गुस्सा आदमी ही खतरनाक था, ना कि एक बेवकूफ ट्रकर जो इनकी बातों में फंसता गया। इस ट्विस्ट से दोनों हड़बड़ा गए, इसलिए पुलिस उन्हें लेकर पहुंच गई उस आदमी की हालत दिखाने जिसका निचला जबड़ा उखाड़ रखा था और फिलहाल वो पड़ा है कोमा में।
इनका प्रैंक कितना घातक साबित हुआ, इसलिए लुइस ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। इससे शेरिफ काफी गुस्सा हुआ क्योंकि उसके पास पहले से केस इसकी भरमार है और इस केस में वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं उस ट्रकर के बारे में। ये भी कुछ खास नहीं जानते, इसलिए शेरिफ ने इन्हें जाने दिया और वार्न किया कि इस टाउन से निकल जाओ। लुइस को काफी गिल्ट था, लेकिन फुलर अब भी अपनी गलती नहीं मान रहा। यार वो दोनों वहां से निकलकर काफी दूर चले आए, तभी अचानक लुइस ने रेडियो छेड़ा तो उसने पाया कि रस्टी अब भी कैंडी केन को ढूंढ रहा था और ये सुनकर उसकी दुनिया हिल गई। ये प्रैंक बन चुका है इनका नाइटमेयर। उसे अलग फ्रीक्वेंसी पर लेकर फुलर अब भी बातें घुमा रहा था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती वगैरह वगैरह, लेकिन लुइस ने डायरेक्ट ही सच बोल दिया कि ये सब एक प्रैंक था, कैंडी केन कोई है ही नहीं। ये सुनकर रस्टी कहता है कि माफी मांगो और उन्हें मांगनी भी चाहिए, लेकिन फुलर ने कोई माफी नहीं मांगी बल्कि मामला और ज्यादा बिगाड़ दिया, उसे गालियां देकर जलील करके। फुलर खुद को हीरो समझ रहा था, तभी रस्टी ने सारी हीरोगिरी निकाल दी सिर्फ एक लाइन बोलकर कि तुम्हें अपनी टेल लाइट फिक्स करा लेनी चाहिए। ये सुनकर दोनों की धड़कन रुक गई क्योंकि अब वो जान गए कि रस्टी उनका पीछा कर रहा है, यानी कि वो पहले से सब कुछ जानता है। रस्टी इनके पीछे था, यह हमें पहले दिखा दिया गया था। खैर वो फुल स्पीड में कार भगाने लगे, लेकिन किस्मत उनकी खराब थी क्योंकि गाड़ी का फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म था। अब तो फुलर भी पैनिक कर रहा था क्योंकि कार गैस स्टेशन तक नहीं जाएगी। तब दिमाग लगाते हुए फुलर ने अगले ही एग्जिट पर कार मुड़वा दी, जिससे ट्रक निकल गया आगे क्योंकि इतना बड़ा ट्रक एकदम नहीं मुड़ सकता। इससे दोनों ही खुश हो गए क्योंकि आगे ही उन्हें गैस स्टेशन भी मिल गया। फुलर को कार फुल करने के लिए छोड़कर लुइस अंदर चला गया शेरिफ को कॉल करने, और तभी एक आइस ट्रक वहां पहुंच गया जिसमें से एक खतरनाक दिखने वाला आदमी निकला, हाथ में बेसबॉल बैट लेकर, और इतना काफी था फुलर की सांस फुलाने के लिए। उसके अंदर जाते ही फुलर ने किसी तरह लुइस को अलर्ट कर दिया, इसलिए बिना शेरिफ से बात किए वो चुपचाप कार्ड से पेमेंट करके जल्दी से कार लेकर निकल गए, और इसे चक्कर में वो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा जाते लेकिन बच गए। जल्दबाजी में वो डेड एंड की तरफ बढ़ रहे थे और ऊपर से वो आदमी उनके पीछे लग चुका था, इसलिए आखिर में वो घिर गए। वो बुरी तरह घबरा गए थे, लेकिन वो आदमी बस उनका कार्ड लौटाने आया था जिसे लुइस भूल आया था स्टोर में। और बात रही बेसबॉल बैट की, तो वो टूल था टायर का प्रेशर चेक करने के लिए। इस मूवी का जो थ्रिल है वो मजेदार है। खैर वो आदमी अपना ट्रक लेकर चल दिया और इन दोनों को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी अचानक थोड़ी हलचल हुई जिससे ये दोनों सहम गए क्योंकि वो था इनका बुरा सपना रस्टी, जो कि उस ट्रक को बीच में से चीरते हुए इनकी तरफ बढ़ रहा था। इसलिए दोनों जल्दी से कार लेकर निकल पड़े। क्या ही बैडएस सीन है। यहाँ पर शुरू हुआ एक खतरनाक चेस सीन जो कि आप कभी मिस करना नहीं चाहोगे। वो ऑलमोस्ट उन्हें कुचल देता, लेकिन एक शॉर्प टर्न लेकर उन्होंने फिर से उसे चकमा दे दिया, पर एक पेड़ के सामने आने पर उनकी कार भी फंस गई। वो पूरी कोशिश कर रहे थे उसे निकालने की, और तभी सामने आ गई उनकी मौत। रस्टी उन्हें धीरे धीरे क्रश कर रहा था, और ये पूरा सीक्वेंस जब से स्टार्ट हुआ था तब से अब तक थ्रिल रुका नहीं। रस्टी उनका कचूबर बना देता, इसलिए आखिरकार फुलर ने उससे माफी मांग ली। यहाँ पर रस्टी ने ऑन की अपने ट्रक की आइकॉनिक सर्च लाइट, और फिर उसने रेडियो के थ्रू प्रैंक का रीजन पूछा तो उन्होंने बताया फन। बदले में रस्टी ने हंसकर बोला कि मैं भी सिर्फ फन ही कर रहा था। ये कहकर वो अपना ट्रक पीछे करके चुपचाप चला गया। इससे उन दोनों को शांति मिली और हमें भी मिलनी चाहिए, लेकिन इससे हमारी बेचैनी और ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि आधी मूवी अभी बाकी है। अगली सुबह कार रिपेयर कराकर वो वैना को लेने निकल पड़े, और फुलर ने फसाद की जड़ रेडियो को बाहर फेंक दिया, जबकि फसाद की जड़ ये खुद है, और इन्होंने टेल लाइट भी फिक्स करवा ली। वहां पर पहुंचते ही वैना को देखकर फुलर की तबीयत खिल गई। तभी वैना की दोस्त शार्लेट वहां आकर उनसे मिलकर चली गई। इसके बाद वो तीनों भी निकल पड़े। थकान की वजह से दोनों भाई सो गए तो वैना ने आगे तक कार ड्राइव की। लुइस के जागने पर वो उसका शुक्रिया अदा करने लगी, जिससे लुइस का काम भी बन रहा था कि तभी फुलर ने बीच में उन्हें टोक दिया। शाम तक एक मोटेल में रुककर वो बार में ड्रिंक कर रहे थे। वैना गई और ड्रिंक्स लेने तो कुछ हिचोरे उसे छेड़ने लगे, और लुइस के आते ही बात और बिगड़ रही थी, लेकिन तभी फुलर जल्दी से वैना को ले गया, इसलिए मामला शांत हो गया। उसे रूम पर छोड़ते हुए फुलर उसके करीब आना चाह रहा था, और यहाँ पर वैना भी क्लियरली कंफ्यूज्ड है इन दोनों भाइयों को लेकर। यार तभी लुइस के आने पर फुलर को जाना पड़ा। वो दोनों नीचे अपने रूम में गए, लेकिन लुइस के सोते ही वो ड्रिंक्स लेकर फिर से ऊपर पहुंच गया अलग ही इरादे से। उन्होंने ड्रिंक शुरू की, तभी लुइस के रूम का फोन बजने लगा, जिसे उठाते ही उसकी सोती हुई बॉडी एकदम जाग गई क्योंकि फोन पर था रस्टी। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं है, पर तुम्हारा बड़ा भाई दूसरे रूम में क्या कर रहा है। तो यानी अब तक वो इनका पीछा कर रहा है, और अब तो उसे कंफर्म हो गया कि कैंडी केन सच में है, क्योंकि वो वैना को एक कैंडी केन समझ रहा है। इतना सुनते ही लुइस जल्द से उन दोनों को अलर्ट करने पहुंचा, और सवाल तो उसके मन में भी कई थे, लेकिन फिलहाल वो उन्हें लेकर निकल गया। वो सोच रहे थे कि सीधा पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन रस्टी ने पहले से साइन बोर्ड्स पर ट्रंक चेक करने की धमकी लिखी थी, इसलिए तीनों
उतर गए, पर लुइस डर रहा था क्योंकि क्या पता उसमें कोई डेड बॉडी हो। लेकिन वेना ने सच जानने के लिए डिक्की खोली तो उसमें पड़ा था वही रेडियो जो फुलर ने फेंका था। रस्टी ने एक पल के लिए भी इनका पीछा नहीं छोड़ा और ये समझ रहे थे खुद को सेफ। अब ऑब्वियसली रस्टी चाहता है कि रेडियो के थ्रू ये उससे बात करे, इसलिए रेडियो सेट करके उन्होंने वेना को भी सब कुछ बता दिया, जिससे वो भी घबरा गई। तभी रेडियो पे रस्टी बोला और वो उन्हें बता रहा था कि जब किसी लाश की पहचान नहीं होती तो उसकी सभी उंगलियों के साथ उसका जबड़ा काट कर रख दिया जाता है एक जार में। उसके पीछे एक लड़की रो रही थी जिसकी आवाज वेना ने पहचान ली क्योंकि वो थी उसकी फ्रेंड शार्लेट, यानी कि रस्टी ने उसे उठा लिया। उसे बचाने के लिए इन्हें उसकी बात माननी होगी और अब ये पुलिस को भी नहीं बता सकते। उसके कहने पर अगली सुबह उन दोनों को बिना कपड़ों के एक रेस्टोरेंट में जाकर सिर्फ 2 लोगों के लिए 12 बर्गर्स ऑर्डर करने पड़े, जिससे मैनेजर उन पर भड़क गया और सभी लोग हंस रहे थे। ये इन्हें सबक सिखाने के लिए, ताकि ये समझे कि जब खुद का मजाक बनता है तो कैसा लगता है। वेना के सॉरी कहने पर रस्टी कहता है कि अब काफी देर हो चुकी, ये बदला ले रहा है अपने साथ हुए मजाक का। उसने वेना को आगे का स्टेप समझा दिया, जिसके तहत शाम तक वो एक सुनसान कॉर्नफील्ड तक पहुंच गए। रस्टी ने बोला कि कार से उतरकर 100 कदम आगे आओ, इसलिए वो तीनों आगे पहुंच गए। और तभी रस्टी फुल स्पीड में ट्रक लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा और रुकने के मूड में वो था नहीं, इसलिए तीनों चले गए खेत में। लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा, वो ट्रक को खेत में भगाने लगा अपनी सर्च लाइट ऑन करके। वो उन्हें कुचल भी देता, पर किस्मत से वो नाली में लेट गए, जिससे उनकी जान बच गई। बिना टाइम वेस्ट किए वो फिर से भागने लगे, जिस चक्कर में तीनों अलग हो गए। इसलिए रस्टी भी ट्रक से उतर गया और यहाँ पर हम पहली बार उसकी झलक देख पाए। तीनों एक दूसरे को ढूंढने में लगे थे कि तभी रस्टी वेना को दबोचकर अपने साथ ले गया, जिस वजह से दोनों भाई आपस में भिड़ गए। तभी उनकी कार चलने लगी। रेडियो के थ्रू रस्टी उन्हें एक मोटेल पर मिलने के लिए कहता है आधी रात को, रूम नंबर 17 में एक पिंक शैंपेन लेकर, जो कि कार में ही रखी है, लेकिन कार होने वाली है ब्लास्ट। ये देखकर फुलर ने जल्दी से लुइस को खींच लिया और लुइस ने खींच ली बॉटल। तभी कार पूरी तरह ब्लास्ट हो गई। अब इन्हें कार का भी जुगाड़ करना होगा क्योंकि टाइम से पहुंचना है। चलते हुए दोनों पहुंचे एक जगह पर जहां कई सारी कार्स खड़ी थी। फुलर एक ट्रक को स्टार्ट करने के जुगाड़ में लग गया, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ। तभी एक आदमी को अपनी तरफ आता देखकर दोनों घबरा गए, लेकिन वो ट्रक उसका नहीं था, इसलिए आखिर में वो उसे स्टार्ट करके फुल स्पीड में टाउन पहुंच गए। लेकिन मोटेल का नाम तो रस्टी ने बताया नहीं, इसलिए वो हर एक मोटेल का रूम नंबर 17 चेक करने लगे और इधर रस्टी भी काम पर लगा था। उसने वेना का मुंह टेप करके उसे अच्छी तरह बांधकर उसके सामने लगी शॉटगन के ट्रिगर को दरवाजे से जोड़ दिया, ताकि दरवाजा खोलते ही वेना का भेजा उड़ जाए। इसी तरह 12 बज गए, इसलिए रस्टी ने पुलिस को फोन करके डेड बॉडीज रिपोर्ट कर दी, जो कि कुछ ही देर में बिछेंगी। ठीक तभी वो दोनों वहां पहुंच गए और उनके दरवाजा खटखटाते ही वेना की सांसें अटक गई। दरवाजा अनलॉक था, इसलिए दोनों ने खोल दिया, लेकिन वो कमरा खाली था, जिससे लुइस भड़क गया। तभी रस्टी उस रूम के फोन पर कॉल करके उन्हें चिढ़ाने लगा और इसी में छुपा था सुराग, जिससे लुइस को अंदाजा लग गया कि वो मौजूद है बगल वाले रूम में। फुलर को चेक करने के लिए भेजकर वो रस्टी को उलझाने लगा और इसी बीच वेना चेयर में से कील निकाल कर खुद को फ्री कर रही थी, लेकिन कील ही गिर गई क्योंकि ये नेल रस्टी नहीं है। फुलर जा रहा था पीछे से, लेकिन उससे आवाज हो गई, इसलिए रस्टी ने विंडो तोड़कर उसे दबोच लिया। उसकी चीख सुनकर लुइस दौड़ते हुए वहां पहुंचा और वो दरवाजा खोलने वाला था, पर किसी तरह खुद को छुड़ाकर फुलर ने टाइम रहते उसे कह दिया कि दरवाजा मत खोलना। इसलिए वो भी रुक गया और वेना को थोड़ी सांस आई। इस चक्कर में एक रस्टी नेल फुलर की थाई के आर पार हो चुकी थी, जिसे रस्टी नेल और अंदर कर रहा था। लुइस पूरी सावधानी से उस तक पहुंच गया तो वो टंगा हुआ था फेंस पर और रस्टी ट्रक लेकर निकल गया। लुइस उसे उतारने का ट्राई करता है, लेकिन ये काफी मुश्किल था क्योंकि उसके पैर को फंसाया हुआ था एक पाइप से। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई और आते ही उन्हें मिली मैनेजर की लाश। वो हर एक रूम को चेक करने लगे और यहाँ वेना की दूसरी कील भी गिर गई। अब तो रोने के अलावा ये क्या ही करेगी। सिर्फ वेना ही नहीं मरने वाली, क्योंकि रस्टी ट्रक लेकर वापस आ रहा है और वो उड़ाएगा फुलर को। फिर उसे उड़ाते ही वो घुस जाएगा रूम में, जहाँ पर वेना भी कुचली जाएगी। अगर वो शॉटगन से ना मरी तो रस्टी है कि जिगसॉ। खैर कैसे न कैसे लुइस ने फुलर को उतार लिया, लेकिन इतने में पुलिस वेना के रूम तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से भागकर अंदर घुसा और टाइम रहते वेना को लेकर साइड में गिर गया, जिससे दोनों ही बच गए। पर फुलर अब भी सेफ नहीं था। लुइस को मुजरिम समझकर पुलिस ने उसी पर गन तान दी। तभी रस्टी ट्रक लेकर फुल स्पीड में फुलर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चीख सुनते ही लुइस बिना कुछ सोचे उसके पास पहुंच गया, साथ ही उसके पीछे पुलिस भी। उन दोनों के कहने पर वो ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और इसी बीच लुइस ने किसी तरह फुलर का पैर फ्री करके सही टाइम पर उसे साइड कर लिया, जिससे दोनों भाई बच गए। दीवार तोड़ते हुए ट्रक जा घुसा सीधा रूम में। ट्रक को चेक किया तो ड्राइवर मर चुका था, लेकिन शार्लेट सही सलामत ट्रक में मौजूद थी। यहाँ फाइनली उन सबको शांति मिली, लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें बताया कि ड्राइवर का नाम था जोन्स और वो ड्राइवर था एक आइस कंपनी में। ये सुनकर दोनों भाई कंफ्यूज हो गए। तभी एम्बुलेंस के रेडियो में कोई बोला और वो था रस्टी नेल। वो अब भी जिंदा है क्योंकि ट्रक में उसने बैठा रखा था उसी आइस ट्रक वाले ड्राइवर की बॉडी को। तीनों जान गए कि इनका नाइटमेयर अभी तक एंड नहीं हुआ, लेकिन इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई।